अब चल रहा है आपका दूसरी साइड बहराम शाह 1239 से लेके 42। अलाउद्दीन मसूद शाह, इनके सिर्फ नाम और ईयर लिख लो आप, मोर देन इनफ है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम है नहीं। अलाउद्दीन मसूद शाह रहता है आपका 1242 से 1246, ठीक है, 4 साल के आसपास का कार्यकाल रहता है। फिर आता है आपका नसीरुद्दीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन ये रहता है आपका 1246 से 1265। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ बलबन, ही वॉज सन इन लॉ ऑफ बलबन। क्लियर है? नसरुद्दीन रहता है 1246 से 1265, ठीक है। टोटल स्लेव डायनेस्टी कहां से कहां तक थी? टोटल स्लेव डायनेस्टी थी आपकी 1206 से लेके 1290, ठीक है, ये 65 तक की कहानी है। उसके बाद अगला बन जाता है बलबन। बलबन रहता है आपका 1265 से 87, ठीक है, और 87 के बाद 90 तक जो थे ये स्लेव डायनेस्टी जो है वो खत्म होने की तरफ आगे बढ़ जाती है। क्लियर है ना? ये इंपॉर्टेंट आपके रूलर है। इसके अंदर ये दो तो आपको सिर्फ नाम लिखने हैं क्योंकि कोई खास काम इसमें ऐसा हुआ नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्शन हुई हो या कुछ सिक्के हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये दोनों नाम में, ठीक है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बलबन का दामाद है और इसके बाद बलबन को आना है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक समझ में आया? तो बात करेंगे नसरुद्दीन की, बलबन के दामाद की, ठीक है ना। तो जब नसरुद्दीन जब सल्तनत का सुल्तान बनता है तो इसको सुल्तान के पद तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है बलबन का। जब बलबन खुद सक्षम था तो इसने नसरुद्दीन को सुल्तान क्यों बनाया, खुद क्यों नहीं बना? ये बना था 1246 से लेके 1265 तक, ठीक है ना। तो इसके पीछे रीजन ये था कि बलबन जो था ना वो अभी चीजों को समझ रहा था। चीजों को समझने का मतलब ये है कि संगठन को समझने की कोशिश कर रहा था कि बाहरी जो हमले हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या रिस्क है, अंदर कौन अपना है कौन पराया है, इन सब चीजों को समझने में बलबन उस टाइम पे लगा हुआ था, ठीक है ना। तो नसीरुद्दीन जो था वो नाम का शासक था, एक्चुअल जो रूलर था, जो वास्तव में जो काम कर रहा था वो था बलबन, ठीक है। तो सारे के सारे डिसीजन जो था वो बलबन लिया करता था, सबकी अपॉइंटमेंट जो थी वो बलबन अपने अकॉर्डिंगली करता था, सारे काम इसके अकॉर्डिंगली चल रहे थे, ठीक है ना। इसी चक्कर में जो नसीरुद्दीन ने बलबन को अपॉइंट किया था नवाब ए मुमलिकात, ठीक है ना। इसको अपॉइंटमेंट किया था नवाब ए मुमलिकात, यानी कि सेकंड आफ्टर सुल्तान, सुल्तान के बाद दूसरा जो व्यक्ति होगा वो नवाब ए मुमलिकात माना जाता था। क्लियर है? तो अब हुआ क्या कि जब बलबन का इतना रुतबा जब बढ़ता जा रहा था तो ये जो लोग थे, ये लोग यानी कि जो तुर्कन चहलगिनी थी उसी से तो अलग हो गए आया था, इसी ग्रुप से तो ये आया था अलग हो गया है ना। तो जो तुर्कन चहलगिरी थी इसको ये वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि बलबन क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक तरह से बगावत कर दी, किसके खिलाफ? नसीरुद्दीन के खिलाफ। और इसको बड़ा क्लियर शब्दों में बोला कि यदि आप बलबन के ही अकॉर्डिंगली आपको चलना है तो आज के बाद हम लोग आपको किसी भी मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करेंगे, ना तो इंडिया के किसी मुद्दे पर और ना ही अरब के किसी मुद्दे पर आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नसीरुद्दीन जो था उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई मामला कभी भी गड़बड़ हो सकता है। अब उसका भी मन नहीं कर रहा कि मैं इस पद से हटूं, इतने बड़ी पोजीशन पर कोई बैठा हुआ है। और ये बात बलबन को भी समझ में आ गई कि अगर मैंने अभी हाथों हाथ इस चीज का विरोध किया और ये जो तुर्कन चहलगिनी के लोग हैं मुझसे नाराज हो गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ क्या आएगी कि आगे चल के मुझे जब कभी मौका मिलेगा तो शायद मैं सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, उस मौके का कभी मैं फायदा नहीं उठा पाऊंगा सुल्तान बनने के लिए। तो जैसे ही ये विरोध होता है, ये विरोध जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, बलबन खुद बोल देता है नसीरुद्दीन को कि भाई मेरा ट्रांसफर कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब तुर्कन चहलगिनी कहते हैं कि भैया एक काम करो, इसका ट्रांसफर करो और इसका ट्रांसफर बलबन का यहाँ कहीं आसपास मत करो, इसको भेज दो कहाँ? सिंध। सिंध का मतलब क्या है? सिंध में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही होगी? मंगोल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी सिंध में? मंगोल्स, ठीक है। तो बलबन को तुर्कन चहलगिनी जो है वो सिंध भेजने के लिए प्रस्तावित करती है, ये प्रपोज करती है सुल्तान नसरुद्दीन को। नसरुद्दीन इस बात पे एग्री हो जाता है, नसरुद्दीन के साथ साथ बलबन खुद इस बात पे एग्री हो जाता है और वो जाने के लिए राजी हो जाता है। कहां पे? सिंध में। अब बलबन सिंध जाने के लिए राजी हो रहा है, इसका मतलब ये था कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुरापात चल रही थी, या तो इस पार या तो उस पार, क्योंकि अब मंगोलों के सामने आपका आमना सामना होगा,
ये वो दौर था जब मंगोल बैक टू बैक इंडिया पे ऑलमोस्ट डेली 3-3 4-4 बार अटैक किया करते थे, कुछ ना कुछ इनसे पैसे या लूटपाट करके यहाँ से जाया करते थे, ठीक है ना। कुल मिला के बलबन की जो जान थी वो यहाँ पे खतरे में आ गई, ठीक है। अब बलबन जब सिंध जाता है तो बलबन उससे पहले यहाँ पे काफी समय उसने यहाँ पे निकाला दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो अपने साथ पैसा बहुत लेके गया। अब जब ये पैसा लेके जाता है सिंध में तो क्या करता है कि जितने भी मंगोल्स होते हैं उनको अच्छे खासे गिफ्ट देता है। अपने पैसे का प्रयोग क्या करता है, पानी की तरह अपना पैसा बहा देता है मंगोलों से दोस्ती करने में, ठीक है। और मंगोलों के जो बड़े बड़े सूबेदार थे, जो बड़े बड़े इसके योद्धा थे, उन सबके साथ बलबन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा सिंध से जो भी टैक्स वो लेके आ रहा है, जो भी टैक्स उसको, टैक्स तो ऑब्वियस से मिल रहा होगा, है ना। तो सिंध का जो भी टैक्स आ रहा है उस टैक्स को वो उसमें घपला करके, उसको क्लियरिटी के साथ ना दिखा के, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है और बहुत कम हिस्सा वो सुल्तान के पास भेजता है, ठीक है ना। अब जो पैसा उसके पास इतना इकट्ठा हो गया, उसने मंगोलों से दोस्ती कर ली। मंगोलों के अलावा जो चालीसा के सदस्य थे, ठीक है, इन लोगों को अपने फेवर में ले लिया। इसके अलावा जो अरब में आमिर और उलेमास थे उनको भी अपने फेवर में इसने कर लिया। तो इसने पैसे का और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया, किसके खिलाफ, अपने ही दामाद के खिलाफ चीजों को इसने यूज किया, इसने इस्तेमाल किया। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब अगले फेस में क्या होता है कि कहानी पहुंच जाती है 1265 में। 1265 में बलबन एक बहुत बड़ी आर्मी लेके दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में सुल्तान कौन है, दिल्ली का सुल्तान है उसका अपना दामाद नसीरुद्दीन, ठीक है। नसरुद्दीन को जब समाचार मिलते हैं भाई बलबन बाहर खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी आर्मी है, आर्मी के अंदर मंगोलों की सेना भी बहुत बड़ी है, ठीक है, अपने चालीसा के सदस्य भी बहुत सारे हैं, है ना। तो उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, अब है तो अपना ससुर, हमारे साथ कोई वो करेगा। तो नसरुद्दीन उससे बात करने के लिए उसको अंदर बुलाता है, कहता है भाई साहब आ जाओ बात कर लो, क्या बात है, ठीक है। तो बलबन उसको ओपनली वहीं पर चैलेंज करके धमकी देता है कि या तो आप अभी की अभी सल्तनत छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, या आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ बैटल करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नसरुद्दीन को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि इसको सुल्तान बनाने वाला ही बलबन था। ये जब चारों तरफ देखता है तो एक्चुअल में इसके पास कोई खड़ा ही नहीं था, है ना। ना चालीसा थे, ना आमिर थे, ना उलेमा थे, ना अरब से कोई था, ना बाहर का कोई था, ना कोई अंदर का था। तो यहाँ पे नसरुद्दीन को समझ में आ गया कि आपका पाला नहीं पड़ने वाला बलबन के साथ, ये यहाँ पे अपनी सीट छोड़ता है और यहाँ से बलबन जो है वो सुल्तान बन जाता है, ठीक है। बलबन बलबन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक कि बलबन ना तो किसी आमिर फैमिली से था, ना ही किसी उलेमा फैमिली से था, ना ही किसी रॉयल फैमिली से था, और ना ही किसी बड़े ग्रुप से था, ठीक है। और बन रहा है भाई क्या, सुल्तान, ठीक है, बन क्या रहा है, सुल्तान। लेकिन ना ही आमिर फैमिली से, ना रॉयल फैमिली से, ना किसी राजवंश से है, ठीक है, ना तुर्क है, मतलब किसी बड़े घराने से भी नहीं है इवन, ठीक है ना। इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम चैलेंजिंग यही थी कि मैं सुल्तान तो जैसे तैसे बन गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो चीज है ना, ये जो अरब में जो आका बैठे हुए हैं या यहाँ पे जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये चीजें पसंद नहीं आएंगी, ठीक है ना। इसलिए इसलिए बलबन ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बलबन ने क्या किया, इसने अपने आप को एक अफरसियान नाम का एक तुर्क योद्धा था, उसकी फैमिली से अपने आप को बता दिया कि जी मैं तो उसका फैमिली मेंबर हूं, वहां से अपने आप को इसने कनेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो देखो समझो, ये जो अफरसियान था, ये अफरसियान जो था, ये अफरसियान कौन था, अफरसियान अबू बकर की फैमिली से था, अबू बकर का वंशज था। होता क्या है कि बलबन अपना एक, अब सुल्तान बन गया तो सुल्तान कहीं ना कहीं होना चाहिए ना, किसी बड़े घराने से हो, किसी बड़ी फैमिली से हो। डेमोक्रेसी तो थी नहीं कि अपने आप को जितना गरीब बताऊंगा उतना ज्यादा वो मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। कौन था ये फर्स्ट खलीफा था, समझे मेरी बात यहां तक, सुन्नी था, पहला खलीफा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप समझो हुआ क्या कि बलबन ने अपने आप को कहां से कनेक्ट किया, इसने बोला मैं तो अफरसियान का फैमिली मेंबर हूं। अफरसियान कौन है, कह रहा है टर्की वॉरियर है। अब इसको सब जानते थे अफरसियान को, भाई अरब देशों का था, ठीक है, मिडिल ईस्ट से था, टर्की वॉरियर था, ठीक है। इसकी फैमिली से बता दिया और रिलीजियसली कहां बता दिया कि ये अबू बकर का फैमिली मेंबर था। तो इसने बोला कि ये जो पहला वो था अपना खलीफा था उस परिवार से हूं, ताकि जो इसकी एक रिस्पेक्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाए सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। क्लियर है यहां तक की बात। तो अपने आप को ये अलग लेवल पे, अलग ग्रुप पे ले आके इसने अपने आप को शो किया, ठीक है।
अब उसके बाद जब इसने अपने आप को एक बड़े फैमिली से बिलोंग करता हुआ दिखा दिया, तो इसने 2 टाइटल लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटल ऑफ बलवन। अभी तक कोई टाइटल की हम लोग बात नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। 2 टाइटल लेता है, पहला है जिले लाही, ठीक है, पहला टाइटल ये लेता है जिले लाही का, जिले इलाही, ठीक है। और दूसरा टाइटल लेता है नियावत खुदाई, नियावत खुदाई, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये टाइटल किसके थे, ये टाइटल आपको याद रखना है। 2 टाइटल जिले लाही और नियावत खुदाई, दोनों ही टाइटल किसके पास हैं, बलवन के पास, ठीक है। तो जिले लाही, मीनिंग ऑफ जिले लाही, जिले लाही का मतलब सेकंड आफ्टर अल्लाह, सेकंड आफ्टर अल्लाह, अल्लाह के बाद दूसरा, ठीक है। नियावत खुदाई का मतलब सेंडेड बाय अल्लाह फॉर रूलिंग, ठीक है। नियाबत खुदाई का मतलब है कि अल्लाह के द्वारा शासन करने के लिए भेजा गया है। अच्छा, बलवन का अब बलवन की जो सिचुएशन है केशव, बलवन की सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि इसको स्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए कि पहले अपनी सीट संभालनी चाहिए? इल्तुतमिश वाज स्ट्रॉन्गेस्ट देन बलवन, वो बलवन से बेहतर था, उसकी सिचुएशन बलवन से बेहतर थी, क्योंकि उसके सामने जो प्रॉब्लम थी वो ये इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं थी। इंटरनल प्रॉब्लम में यलदौज कुबाचा वगैरह थे बस, है ना। बलवन के सामने तो पूरा का पूरा चालीसा ग्रुप ही समस्या था, है ना। और बलवन चालीसा ग्रुप को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो पहले दिन से चालीसा ग्रुप का सदस्य भी था, है ना। इसी चालीसा ग्रुप ने उसने देखा था कि जब रजिया के खिलाफ बगावत हुई थी, इसी चालीसा ग्रुप ने उसने ये देखा था कि जब मैं बड़ी पोजीशन पे आया तो किस तरीके से चालीसा मेरे खिलाफ बगावत कर गए थे। उसने ये भी देखा कि जब मैंने कैसे पैसे और गिफ्ट देकर चालीसा को वापस से अपने फेवर में कर लिया, तो चालीसा को जो बेहतर तरीके से बलवन समझता था, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेहतर चालीसा ग्रुप को, दल चालीसा को या तुर्कन चहलगनी को कोई और समझता होगा। इसलिए बलवन ने अपना जब राज्यकाल, ये 2 पद जब लिए, इसके बाद जब काम स्टार्ट किया, तो इसने पहला काम यही किया, ही एंडेड द चालीसा, ग्रुप ऑफ चालीसा, ठीक है। इसने दल चालीसा को समाप्त किया। लिखिए, बलवन ने दल चालीसा को समाप्त किया, क्योंकि इसको एक्चुअल में पता था दल चालीसा का काम क्या है। ये खुद उस काम को कर चुका था ना, रजिया के खिलाफ की बगावत हो या कोई भी काम हो, जब देख रहा है कि दल चालीसा किस तरीके से प्रभावित कर रहा है राजा को या सुल्तान को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसने दल चालीसा ही खत्म कर दिया कि तुम लोग जाओ अपने घर बैठो। क्लियर है? यार मेरे को तो अल्लाह ने भेज दिया, अब जो करना मुझे करना है, मेरे को तुम लोगों की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर दो दो चीजें और ये स्टार्ट कर देता है उसके बाद। एक तो हो गए टाइटल, हो गए, दल चालीसा खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 ईरानी परंपराएं शुरू कर देता है ना। इसके बाद 2 ईरानी परंपरा स्टार्ट करता है, कौन सी? सिजदा और पैबोज। एक तो होती है सिजदा और एक होती है पैबोज, ठीक है। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के आगे सर झुकाना, और पैबोस का मतलब होता है टू किस द फीट ऑफ सुल्तान, सुल्तान के पैरों को चूमना, ठीक है ना। तो ये 2 ईरानी परंपराएं स्टार्ट करता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? बलवन के द्वारा स्टार्ट की गई 2 ईरानी परंपराएं क्या थी, ठीक है ना। तो 2-3 चीजें बलवन के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले कि बलवन जब रूल करना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो क्या काम करता है कि अपने आप को अफरशियान से कनेक्ट दिखाता है, यानी कि अल्लाह की फैमिली से या एक रिलीजियस फैमिली से दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, 2 टाइटल ले लेता है, नियाबत खुदाई और जिल्लाही, दोनों के मतलब मैंने आपको लिखवा दिए। उसके बाद क्या करता है, दल चालीसा को खत्म कर देता है, क्योंकि उसको पता था, क्योंकि वो सास भी कभी बहू थी, सीधी सीधी बात है ना। फिर सिजदा और पैबोज जैसी 2 ईरानी परंपराएं शुरू करता है। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने सर झुका के उसको सलाम करना, और पैबोज का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, टू किस द फीट ऑफ सुल्तान। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। ये बेसिक बेसिक चीजें थी जो उसने स्टार्ट की थी। इसके बाद भी नहीं रुकता वो, इसके बाद ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ
ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ, चौथा पॉइंट है इसका, ब्लड एंड आयरन, लोहे व रक्त की नीति। लास्ट टू लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, लोहा और रक्त की नीति किसने आरंभ की थी, किसने स्टार्ट की थी? ये बलबन ने स्टार्ट की थी। यानी कि किसी भी तरीके से लोगों को अपने अंडर और अपने कंट्रोल में रखना है, चाहे प्यार से मान जाए चाहे मार के माने, ठीक है ना। यानी कहा जाए तो इल्तुतमिश के बाद अब कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एक सुल्तान है जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा है, अभी तक कोई स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बैठा है ना। इल्तुतमिश के बाद तो वैसे सब डिस्टर्बेंस चल रहा था, रजिया हो, बहराम हो, अलाउद्दीन हो, या कोई भी हो, स्ट्रॉन्गेस्ट तो अब आया है। तो ये तो उसके हो गए काम, वो जो उसने चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किए थे। अब इसका क्या मानना था कि मैं अपने मतलब अपने शासन को या अपने टेरिटरी को या अपने एरिया को बढ़ाऊं, उससे बेहतर है कि मैं, मेरे पास जो एरिया है मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूं, क्योंकि बढ़ाऊंगा तो बढ़ा तो लूंगा, लेकिन जो इतना बड़ा एम्पायर मेरा हो जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे पास जो बेसिक नीड्स होंगी वो नहीं मिलेंगी। इसलिए क्या काम करता है ये, अपने एरिया को बढ़ाने की बजाय, एक्सटेंड करने की जगह जो एरिया मेरे पास है उसको स्ट्रॉन्ग करने पर ज्यादा फोकस रखता है। क्लियर है मेरी यहां तक की बात? ठीक है ना। तो उसी के मद्देनजर ये क्या क्या काम करता है उसके ऊपर अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। पॉलिसीज ऑफ बलबन, बलबन की नीतियां, ठीक है। सबसे पहले ही डेवलप्ड अ ग्रुप नोन एज दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज नामक दीवाने अर्ज नामक एक संगठन बनाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। दीवाने अर्ज नाम का एक संगठन बनाता है या ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट किस चीज का है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी, सेना का प्रमुख विभाग। दीवाने अर्ज एक संगठन बनाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिसका काम क्या होता है? आर्मी का एक डिपार्टमेंट जो आर्मी की नीतियों पर काम करेगा और आर्मी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है उसके ऊपर एक काम करने वाला है। क्लियर है मेरी बात? दूसरा डिपार्टमेंट दीवाने वरीद, ये दो डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। दीवाने वरीद, दीवाने वरीद क्या है ये डिपार्टमेंट है इसका इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यानी कि गुप्तचर विभाग, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट किसने बनाया? बलबन ने। उसका नाम क्या था? दीवाने वरीद। ये इसके डिपार्टमेंट आपको याद रखने। क्लियर है यहां तक की बात? थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं इसकी। बलबन दो बेटे हैं, ओके। बलबन के दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है शहजादा महमूद, शहजादा महमूद, ठीक है ना। बड़ा बेटा है शहजादा महमूद, छोटा बेटा है बुगरा खां। तो दो बेटे हैं बलबन के, शहजादा महमूद और बुगरा खां, ठीक है। ओके, बलबन खुद कहां बैठा है भाई? खुद बैठा है दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली के अंदर, ठीक है। बड़े बेटे को कहां भेज देता है? सिंध में, क्योंकि वो टेरिटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे जितना स्ट्रांग व्यक्ति बैठा होगा वहां पे उतना ही वो लोग सेफ अंदर फील करेंगे। तो इसका मतलब शहजादा महमूद जो है वो कहीं ना कहीं एक डिजर्विंग व्यक्ति था, एक अच्छा योद्धा होगा, है ना। दूसरा बेटा है बुगरा खां, इसको कहां भेज देता है? बंगाल। अच्छा, मैं बंगाल लिखता हूं तो इसका मतलब क्या मानते हो आप? बंगाल का मतलब होता है आज का बिहार, ठीक है, आज का उड़ीसा, आज का बंगाल। बंगाल के अंदर बांग्लादेश भी है और
वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है, पूरा क्षेत्र है बंगाल का, ठीक है ना। तो बुगरा खां को भेज देता है बंगाल के अंदर, वो वहां पे होता है एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, वहां का टैक्स वैक्स लेने का सारा काम करता है। क्लियर यहां तक। तो दो बेटे हैं इसके, पहला बेटा है शहजादा महमूद, दूसरा बेटा है बुगरा खां। महमूद कहां पर है? सिंध में। बुगरा खां कहां बैठा है? बंगाल बिहार में, यानी कि बंगाल में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, सिंध वाली जो टेरिटरी थी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी मंगोलों से। हालांकि मंगोलों की दोस्ती तो थी बलबन से, ठीक है, लेकिन जिस ग्रुप की दोस्ती थी वो ग्रुप रोज चेंज हो रहे थे वहां पे। अब कभी अगला ग्रुप आ जाता है, उनकी डिमांड कुछ और होती है, फिर कोई ग्रुप आ जाएगा उसकी डिमांड कुछ और होंगी, है ना। तो यहाँ पे मंगोलों के साथ जो था वो बैटल एक कंटिन्यूस लेवल में चलता रहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंध में मंगोलों के साथ जब बैटल हो रहा था तो उस बैटल के अंदर शहजादा महमूद को 1284 में उसका असैसिनेशन हो जाता है, इसको मार दिया जाता है, ठीक है ना। इसकी डेथ हो जाती है 1284 में शहजादा महमूद की। और उसी दिन से बलबन जो है वो बीमार हो जाता है। बलबन का यहाँ पे एरा मैं लिख देता हूँ, 1265 से लेके 1287, ये बलबन का एरा है, ठीक है ना। तो बलबन उसी दिन से बीमार है जब से इसके बेटे की डेथ होती है। क्लियर है। अब जब डेथ हो जाती है बलबन की, तो जो आमिर और उलेमाज होते हैं, जो आमिर और उलेमा जिनका थोड़ा बहुत धर्म के नाम पे इंटरफेयर होता है, वो किसको बुलाते हैं? वो अप्रोच करते हैं बुगरा खां को कि भाई आजा, तेरा भाई भी गया और तेरा फादर भी गया, है ना। तो अब बेटर क्या रहेगा, अब आप आओ और चीजों को संभालना स्टार्ट करो। कि 1287 में आमिर और उलेमा बुगरा खां को अप्रोच करते हैं कि भाई आप दिल्ली में आओ और आपको सुल्तान बनाया जाएगा। लेकिन बुगरा खां जो होता है वो दिल्ली आने से मना कर देता है। वो कहता है मैं दिल्ली आऊंगा ही नहीं। क्यों? इसको पता है दिल्ली कितनी डिस्टर्ब है, इसको पता है कि जो लोग मुझे बुला रहे हैं कल को अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो यही मेरे को मरवाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, मंगोल कभी भी अटैक कर सकते हैं। तीसरी बात, दिल्ली के अंदर जितने भी जो तुर्कने चहलगनी वाले जो व्यक्ति थे वो सारे के सारे नाराज बैठे, कोई भी उठा के मेरे को मार देगा। तो बुगरा खां दिल्ली आने से मना कर देता, वो मना कर देता, कहता भैया मुझे सुल्तान बनना ही नहीं है, मैं तो बंगाल में ही सूबेदार खुश हूं, मैं तो बंगाल का ही कमांडर खुश हूं, ठीक है। बुगरा खां मना करने के बाद ये बोलता भाई फिर किसको बनाए तू बता। तो ये अपने बेटे को भेज देता है, इसका नाम होता है बेटे का कैकूबाद, ठीक है। अपने बेटे कैकूबाद को ये बोलता है कि भैया आप इसको बना दो, ठीक है। 18 साल का इसका ये बेटा होता है कि आप मेरे बेटे कैकूबाद को यहाँ का सुल्तान बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बंगाल से ही ज्यादा खुश हूं, ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं चलो ठीक है, जब अगला नहीं मान रहा तो हम लोग किसको बना देते हैं, कैकूबाद को ये लोग सुल्तान बना देते हैं, ठीक है ना। कैकूबाद सुल्तान बन जाता है, 18 साल का होता है, इसकी शादी वादी हो जाती है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि कैकूबाद के साथ वही प्रॉब्लम होती है जो बुगरा खां को डाउट था। तो ये जितने भी लोग थे जो कैकूबाद को सुल्तान जो बन गए थे वो इसको पसंद नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो लोग नाराज थे बलबन से, उनको दिख रहा था कि बलबन ने जो नीतियां अपनाई हैं वो गलत थी। और वही हुआ कि कैकूबाद के खाने में जहर वहर डाल के इसकी हत्या कर दी जाती है इन द ईयर ऑफ 1290, 1290 में कैकूबाद की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और जब कैकूबाद की हत्या हो जाती है तो उसको फिर अप्रोच करते हैं, भाई तू भी आजा, अब तो आजा। तो बाप भी गया, बेटा भी गया, भाई भी गया, अब तो आ। तो वो अभी भी आने से मना कर देता है, कहता मुझे मालूम है जैसे बेटा गया तुम लोग मेरे को वैसे सुलटाओगे, है ना। तो वो क्या कहता है, कहता मेरे को आना ही नहीं है, तुम लोग एक काम करो, अगर तुम्हें ऐसे ही है कि इसी परिवार से बनाना है तो कैकूबाद का बेटा है 3 साल का, उसका नाम है क्यूमर्स। क्यूमर्स। तो अगर ऐसी बात है तो आप लोग क्यूमर्स को सुल्तान बना दो, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। अब हार के ये लोग जो होते हैं आमिर और उलेमा, ये 3 साल के बच्चे क्यूमर्स को सुल्तान बना देते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम एज का कोई सुल्तान है तो वो कौन है? 3 साल का बच्चा क्यूमर्स, बलबन की फैमिली से या आपके दास वंश गुलाम वंश के अंदर ये है। क्लियर है मेरी बात? ऑल राइट। अब क्यूमर्स जब बन जाता है सुल्तान, अब बच्चा ही था, कोई पूछ रहा भाई सुल्तान कहाँ है, कि सुल्तान पहिया चलाने गए हुए हैं आज, सुल्तान डायपर पहन के घूम रहे हैं, सुल्तान पेड़ के ऊपर छुपन छुपाई कर। 3 साल के बच्चे से आप क्या ही काम संभलवाओगे, है ना। तो इस बात पे इन सभी ग्रुप से जो नाराज थे वो थे खिलजी। खिलजी याद है? बख्तियार खिलजी वाला ग्रुप, है ना। वो बहुत नाराज थे, कहता यार ऐसे कोई होता है कि बलबन नहीं है, उसका बेटा नहीं आ रहा तो भी तुम उसके बेटे के पीछे पड़ रहे हो, है ना। अब कोई नहीं है तो आप 3 साल के बच्चे को बनाओगे, हम लोग शुरू से लॉयल रहे हैं दिल्ली सल्तनत के लिए, हमें कब बनाओगे, हमें मौका कब मिलेगा। इस बात से नाराज हो गए खिलजी। क्या करते हैं कि क्यूमर्स की गला काट के इसकी हत्या करते हैं ब्रूटली तरीके से, बहुत गलत तरीके से। और खिलजी अपना वंश स्टार्ट कर देते हैं 1290 से, ठीक है। खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है।